स्वागत आपका दैनिक सवेरा टीवी के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। आपका सफर पत्रकारिता में भी रहा है। इस तरह की आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की है। अगर मैं शुरुआत ये करूं कि आप कोई हेडलाइन लिखते आज की परिस्थितियों पर, तो वो क्या होती? जिन लोगों ने जनादेश के खिलाफ जाके और दल बदल किया है, तो इस चुनाव में स्थितियां पूरी तरह साफ हो जाएंगी। स्थितियां नजर भी आ रही हैं। सारी देश के जो भी राजनीति में लोग रुचि रखते हैं वो यही देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 जून को होगा क्या। ये तैयारी का तो पता आपको लग जाएगा 4 जून को, ज्यादा दूरी थोड़ा नहीं है। जयराम ठाकुर कहते हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सस्पेंस तो है ही है। इन्होंने अपना पहला कदम ही राजनीति में रखा था और विधानसभा की चौखट लांघे थे। उनको तो शुद्ध तौर पे समझ आ जाएगा कि राजनीति चीज क्या है। क्या आपने अब सारी स्थिति कांग्रेस पार्टी ने ठीक कर ली है? आप कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे भी। उनकी भी तो कुछ तैयारी होगी जिन्होंने पहले अर्थक्वेक ले आए थे यहाँ पर। क्या 4 जून को हिमाचल की कांग्रेस सरकार सेफ है? जयराम ठाकुर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना है या हकीकत हो सकती है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि जयराम जी को आराम से बैठ जाना चाहिए। इस सरकार पे आंच नहीं आने वाली, ये नहीं डोलने वाली। ना तो इनके लिए मोदी जी काम करने आएंगे, ना इनके लिए कोई तीसरा आदमी काम करने आएगा। इनके दुख सुख का साथी जो है मुकेश अग्निहोत्री है। कि जीवन साथी के आपका साथ ना होना आप इस समय कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं? राजनीति का भी इतना प्रेशर है और जीवन साथी भी साथ नहीं है। मेरा मायका भी हरोली है, मेरा ससुराल भी हरोली है और 32 साल से हमारा रिश्ता, जब से वो आई मेरे परिवार में, इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी, निधन होगा, मैं ऊपर से देखूंगी मुझे लकड़ी डालने कौन कौन आता है। स्वागत आपका दैनिक सवेरा टीवी के खास प्रोग्राम जनता की अदालत में। आज जिस राज्य में हम खड़े हैं वहां की राजनीति किसी एक वेब सीरीज से कम नहीं। इस वेब सीरीज का सीजन 1 एक सस्पेंस के साथ खत्म हो चुका है और सीजन 2 का इंतजार है। हम इस समय हिमाचल प्रदेश में खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश में आज जनता की अदालत में अपनी पैरवी इस प्रदेश के दिग्गज नेता और प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी करेंगे। अग्निहोत्री जी, स्वागत आपका दैनिक सवेरा टीवी की जनता की अदालत में। आप खुद अपनी पैरवी करेंगे और जनता उसकी सुनवाई करेगी। आपका सफर पत्रकारिता में भी रहा है। जिस तरह की आज राजनीति हिमाचल प्रदेश की है, अगर मैं शुरुआत ये करूं कि आप कोई हेडलाइन लिखते आज की परिस्थितियों पर, तो वो क्या होती? देखिए, जो मौजूदा चुनाव होने जा रहा है, ये दल बदल के खिलाफ एक निर्णायक जंग हो रही है। 9 लोगों को हाथ के निशान पे चुन के भेजा गया शिमला विधानसभा में। जनता ने भेजा, जैसे कि मुझे मेरी जनता ने इस निशान पे शिमला भेजा। मैं इनसे बिना पूछे, बिना विश्वास में लिए कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि जनादेश इस जनता ने दिया है। लेकिन जिन लोगों ने जनादेश के खिलाफ जाके और दल बदल किया है, तो इस चुनाव में स्थितियां पूरी तरह साफ हो जाएंगी और स्थितियां नजर भी आ रही हैं। जो इस समय 9 में से 6 इलेक्शन हो रहे हैं, 6 के 6 हम कैप्चर करेंगे। 6 के 6 हम कैप्चर करने जा रहे हैं। और खासतौर पे ऊना की 2 सीटें जो हैं, उसका तो मैं अभी से आपको नतीजा बता देता हूं कि ये सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ऊना का सवाल है कि ऊना के 2 लोगों ने पार्टी से विश्वासघात किया और खासतौर पे हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट जो है, ये पीछे जो भूकंप आया, राजनीतिक भूकंप जिसको कहते हैं, अर्थक्वेक आया, उसका एपी सेंटर जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट था।
और उसमें 6 लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाके राज्यसभा में वोट दी और उन कुल मिला के जो प्रदेश में 9 लोगों ने पार्टी के खिलाफ वोट दी है, अब उनको जनता की अदालत फेस करनी है। एमएलए एक बार बनना बड़ा मुश्किल होता है। मैं 5 दफा एमएलए बना हूं लगातार 25 साल से। मैं आज भी जो ये जनता है इनसे डरता हूं, क्योंकि एमएलए आपको जनता ने बनाया। आप जनता से हटके चुनाव में उतरे हैं और अभी आपको पता लग गया कि ऐसा नहीं था कि आपने शिमला में बैठे फैसला कर दिया कि हमने पार्टी बदल दी। जनता जनार्दन सबसे सर्वोच्च है और आज एक एक वोट को मोहताज हो गए हैं जो जिन लोगों ने दल बदल किया है। इस देश में दल बदल को लेके बड़े कानून बने। कभी ये हुआ कि 2/3 से के बगैर नहीं होगा, कभी ये हुआ कि दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन चोर दरवाजे बने हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है, एक वीर भूमि है। इसमें ये बिल्कुल निश्चित तौर पे क्रिस्टल क्लियर फैसला आएगा कि हिमाचल तो क्या, आसपास के पड़ोस में भी कोई सीटों पे लोग दल बदल नहीं करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि ये सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस प्रदेश के लोग ही नहीं, सारी देश के जो भी राजनीति में लोग रुचि रखते हैं वो यही देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 जून को होगा क्या। जयराम ठाकुर कहते हैं कि 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सस्पेंस तो अब है ही है। क्या आपने अब सारी स्थिति कांग्रेस पार्टी ने ठीक कर ली है? आप कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे भी, उनकी भी तो कुछ तैयारी होगी जिन्होंने पहले अर्थक्वेक ले आए थे यहाँ पर। नहीं, तैयारी का तो पता आपको लग जाएगा 4 जून को। तो ज्यादा दूरी थोड़ा नहीं है, 1 महीने की दूरी है। खास तौर पे जो पहली दफा एमएलए बने, जिन्होंने अपना पहला कदम ही राजनीति में रखा था और विधानसभा की चौखट लांघे थे, उनको तो शुद्ध तौर पे समझ आ जाएगा कि राजनीति चीज क्या है। राजनीति वोट एक बार हासिल करना, क्रेडिबिलिटी कायम करना, जनता में विश्वास पैदा करना। आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, ये मेरा परिवार हो चुका है। ये मेरे लोग जो हैं, ये मेरे साथ इनका रिश्ता कोई राजनीतिक नहीं रहा है, ये मेरे परिवार का हिस्सा हो गया है। और खास तौर पे मेरी पत्नी के निधन के बाद तो राजनीति एक क्लोज्ड चैप्टर हो गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई राजनीति नहीं, ना मैं किसी के साथ करता हूं, ना मुझे किसी से राजनीति करनी है। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, मेरे लिए ये मेरा परिवार है। मेरे लिए ये मेरा परिवार है, मुझे इनके लिए काम करना है। तो इसलिए जब मेरे जैसा आदमी, जिसको कि 25 साल से इन्होंने एमएलए बनाया हुआ है, और हम नहीं सोच सकते ऐसे कि किसी और पार्टी में चले जाएं, तो जिन्होंने अभी 4 दिन पहले जुम्मा अपने चुनाव जीता, आपको लगने लग पड़ा कि हम पता नहीं कितने बड़े नेता बन गए। राजनीति जो है ना, हलीमी सिखाती है, गर्दन नीचे रखना सिखाती है। बहुत लोग हैं जो सुबह ही मुझे भी गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन मेरा सारा दिन ध्यान होता है कि उसने मुझे गाली दी तो मुझे उसको मनाना कैसे है। वो मेरा आदमी था, मुझे कैसे कह के चला गया, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा साथ में। तो ये रिश्तों की बात है। राजनीति की शुरुआत के बाद एक रिश्ता होता है। तो जिन लोगों को लोगों ने भेजा, उनको अब इतनी गर्मी में वोटें मांगने जा रहे हैं, 14-15 महीने के बाद वोटें मांगने जा रहे हैं, और फिर तरह तरह के तर्क, कुतर्क, वितर्क दे रहे हैं कि जी हमने इसलिए छोड़ा, उसलिए छोड़ा। घर में आपके 3600 लड़ाई हो जाती है, तो आप क्या परिवार छोड़ के चले जाते हैं? अगर घर में आपके कोई कलह हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो क्या आप परिवार छोड़ के चले जाएंगे? शाम को ठीक हो जाएगा, दोपहर को ठीक हो जाएगा, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, लेकिन आप पार्टी छोड़ के चले गए। और हम उनमें तो जाना नहीं चाहते
कि क्या डील हुई, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उसमें तो हम जाना नहीं चाहते। लेकिन हमें ये मालूम है कि आपने लोगों का विश्वास तोड़ा है, लोगों के दिलों को तोड़ा है, और दिल को तोड़ना जो है उसको जो है जनता निश्चित तौर पे सजा देगी। आप इस हल्के की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति नहीं होती, पर आप पूरे प्रदेश के अब नेता हैं, आप बड़े नेता बन चुके हैं। प्रदेश की राजनीति को लेकर के मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ दोबारा कि क्या 4 जून को हिमाचल की कांग्रेस सरकार सेफ है? जयराम ठाकुर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना है या हकीकत हो सकती है? ऐसा है कि राजनीति घर से आरंभ होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाते जाओ और घर में पीछे झाड़ू लग जाए। यहां आपने बहुत नेता देखे होंगे जो कि बाहर वोट मांगने जाते थे, लेकिन घर में सफाया हो गया और मुख्यमंत्री तक की कुर्सियां छिन गई। हम सबका सम्मान करते हैं, वो सब नेता हैं, लेकिन जो लोग हमें ये पाठ पढ़ाते हैं लगातार, ये जो सवाल आप मेरे को कर रहे हैं, मेरी फेसबुक पे भी बहुत लोग लिखते हैं कि हरोली में कर दिया। अरे भाई, हरोली में नहीं करूंगा तो मैं शिमला कैसे पहुंचूंगा? वोट तो हरोली वाले डालेंगे। अगर हरोली वालों का, हरोली में हम लिखते हैं कि हमने हरोली में IIIT खोल दी, हरोली में हमने सेंट्रल स्कूल खोल दिया, हरोली में हमने SDM का दफ्तर बना दिया, हरोली में हमने DSP का दफ्तर बना दिया, हरोली में हमने 3 कॉलेज खोल दिए, हरोली में हम सड़कें बना रहे हैं। इस समय हरोली में 500 करोड़ रुपए का पानी का काम चल रहा है, 1.5 करोड़ लीटर के पानी के टैंक बन रहे हैं। ये इसलिए बन रहे हैं, लोगों ने मेरे को इसलिए नहीं चुना, जा बेटा बाहर जाके राजनीति कर, हमारा कुछ मत करियो, यहां से करूंगा तभी दूसरों के लिए करूंगा। तो इसलिए घर सुरक्षित रहेगा तभी आगे की राजनीति होती है। और मैं प्रदेशवासियों को भी ये कहना चाहता हूं जो मेरी फेसबुक पे लिखते हैं, आपने हरोली के लिए ये कर दिया, सबसे लंबा पुल अगर यहाँ पे बना, तो क्या मुकेश अग्निहोत्री ने अगर लीडरशिप कायम की है तो क्या यहाँ पर सबसे लंबा पुल नहीं बनना चाहिए? अभी दूसरा पुल पंडोगा से त्यूड़ी बन रहा है 52 करोड़ रुपए का। तो जनता का विश्वास जो है उसे हमें कायम करना है। हमें पहले इलेक्शन में जब हमने शुरू किया तो हमें 16,000 वोट पड़े थे, फिर हमें जो है 22,000 वोट पड़े, फिर हमें 27,000 पड़े, फिर हमें 32,000 पड़े, फिर 40,000 पड़े। जिसने कभी नहीं डाला वो अब डाल देगा। तो इसलिए जो है, लेकिन हरोली की सारी जनता को पता होना चाहिए, ना तो इनके लिए मोदी जी काम करने आएंगे, ना इनके लिए कोई तीसरा आदमी काम करने आएगा। इनके दुख सुख का साथी जो है मुकेश अग्निहोत्री है। जब भी जरूरत पड़ेगी आना तो मुझे इनके पास है या इनको मेरे पास। मैं समझ गया आपकी बात, पर हरोली की जनता ये भी कह रही है कि मुकेश जी शिमला में बैठे रहे, मंत्री बने रहे, डिप्टी सीएम भी बने रहे, सरकार सेफ रहे। मैं फिर वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसा ना, सरकार पूरी तरह सेफ है? क्या आपके विधायक भी हैं? ऐसा मुझे लगता है कि आप मेरा इंटरव्यू लेने से पहले जयराम के पास गए होंगे। मैं आपको ये बता देता हूं कि जयराम जी को आराम से बैठ जाना चाहिए। इस सरकार पे आंच नहीं आने वाले, ये नहीं डोलने वाले। सरकार 5 साल चलनी है। मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूं, टिके रहो जहां पे टिके हुए हैं, आराम से टिके रहो। आपके रिश्ते बने हुए हैं, आपके काम हो रहे हैं, आपका सब कुछ हो रहा है। सरकार में हमारे आज 68 आदमियों का हाउस है हिमाचल प्रदेश का। जब 68 का हाउस है उसमें 35 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए, तब हमारे पास 40 थे, 3 इंडिपेंडेंट 43 थे, 6 लोग चले गए। पहले तो जिन लोगों ने बगावत की थी उनको ये पता ही नहीं था कि मेंबरशिप भी जाती है। ये तो उनको उस वक्त पता लगा जब स्पीकर साहब ने अनाउंस कर दिया कि अब आप इस विधानसभा की चौखट पे प्रवेश नहीं कर सकते, तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। वो तो सोच रहे थे कि हमने वोट डाल दी और हम छाती चौड़ी करके कल फिर बैठ जाएंगे आके। जब उनको पता लगा हमारी मेंबरशिप चली गई और अब हम अंदर नहीं जा सकते, तब जो है उन्होंने भागदौड़ शुरू की। देश की सबसे बड़ी अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, तुम अंदर जाने के काबिल नहीं हो। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। अभी 3 और हैं, 3 और हैं, उनका भी देर सवेर यही होना है। एक और केस भी चल रहा है, दूसरा केस, जिसमें कि ये है कि आपको
6 साल तक चुनाव भी लड़ने दिया जाए या ना लड़ने दिया जाए। आप सिर्फ यही नहीं है कि आपको विधानसभा से बाहर किया जाए, ये भी फैसला किया जाए कि आप चुनाव करेंगे कि चुनाव लड़ने देना है या नहीं लड़ने देना है। ये भी स्पीकर के पास दूसरी पिटीशन भी है। अच्छा, तो अब सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, इधर जो है चुनाव आ गए, तो इसलिए यहां पे मैंने आपको कहा 68 के हाउस में 35 लोग चाहिए थे, अब 6 बाहर चले गए, 62 का हाउस हो गया। 62 के हाउस में जो है 32 आदमी चाहिए, हमारे पास 34 है, उनके पास 25 है, फिर हम बहुमत में हैं, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर वो 3 बाहर चले जाएं तब भी 25 और 34 का हाउस रहेगा। अगर ये लोकसभा में हमारे एमएलए लड़े हैं, विक्रमादित्य सिंह और सुल्तानपुरी लड़ रहे हैं, ये जीतेंगे, फिर हमारे 2 कम होंगे, तब हम 32 में होंगे, वो 25 में होंगे। आप बताओ किस समीकरण में जयराम को सत्ता सियासत मिल रहा है? किस समीकरण में, कहां सोच रहा है? किधर? किसी भी समीकरण में जयराम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उनको मेरी राय है, ये कंगना जी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जगह जाके, ये कंगना वो कंगना, वो लगे रहे अपना काम, वो अपने काम में लगे रहे। हम भी कंगना जी का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति जगह जगह जाके जो है नेताशिप को छोड़ के इंट्रोडक्शन में लगा हुआ है। नेता जो है सिर्फ कुर्सी नहीं बनाती है कि आपने मेरे को इस कुर्सी पे बैठा दिया तब मैं नेता हूं। नेता सामने वाले के मानने से है। सामने वाला मानता है कि नेता ने, आप मेरे को किसी भी शासन पे बिठा दो, अगर सामने वाला नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो इसलिए जयराम जी ने ऐसा पंगा ले लिया, ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए कि बाहर का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक राज्यसभा सीट मिली उनको, एक सिंगल राज्यसभा सीट मिली, 9 एमएलए गवा दिए, एक के बदले 9 एमएलए गवा दिए, और उसके बाद अब 9 में से ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा, वो भी 4 तारीख को सामने आ जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि आप कह रहे थे कि हम ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, और लोटस तो विफल हुआ ही है, लोटस तो नाकाम हुआ ही है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इतने बड़े नेता हो, 25 साल से आप विधायक बन रहे हो, ऑपरेशन लोटस की जो झलक है कभी आप पर भी आई थी? कभी किसी ने संपर्क किया आपको भी? ऐसा है कि हम कौन सा कोई बाहर रहते हैं, जिन लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा वो सारे सबसे संपर्क कर रहे होंगे। वहाँ तो वो तो दुकान खुली हुई थी, एक दुकान चल रही थी। तो लेकिन सवाल ये है कि हर नेता अपना ईमान नहीं बेच सकता। आज अगर मैं अपने लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे लोगों को ये फख्र है कि जब प्रदेश में सरकार टूट रही थी और मेरे घर में मातम चल रहा था, मैं उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को वोट डाल के आया हूं। अगर सरकार एक वोट से बची है तो मुकेश अग्निहोत्री ने उन परिस्थितियों में जाके अपने लोगों का सिर फकर से ऊपर रखा है कि हरोली वाले, जब तक इतिहास लिखा जाएगा तब तक ये लोग फकर से कहेंगे कि सरकार टूट रही थी, हमारा एमएलए गया था, वोट डाल के आया। अब लोकसभा हलकों की बात करते हैं, 4 लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपकी खुद की यहाँ की जो हमीरपुर लोकसभा सीट है, बड़ी हॉट सीट मानी जाती है, अनुराग ठाकुर हमेशा केंद्र में अब मंत्री भी बन रहे हैं, बड़े नेता बन चुके हैं, इस बार जनता का रुख कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो ये कहते थे कि पार्लियामेंट में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, अभी इलेक्शन को 1 महीना रहने लग पड़ा, तब अब कह रहे हैं कि मंडी का क्या होगा, शिमला का क्या होगा, कांगड़ा का क्या होगा। ये हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट, ये सीट मुख्यमंत्री जी की सीट है, मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र पे आते हैं, और मैं पब्लिकली ये बोलने को तैयार हूं, सारा यहां जीत दिया, ये नहीं जीता तो जीत अधूरी होगी। ये जीतना है, ये रण जीतना है, ये इसलिए सब लगेंगे, सतपाल रजादा के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। सतपाल रजादा हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दबंग नेता हैं, और इस चुनाव ने जो लोग ये सोच रहे हैं, मैं देख रहा था कि कोई कह रहा कि हमने ये काम करा दिया, फलां काम करा दिया, और तो और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कम से कम किसी ने कोई काम नहीं करवाया।
हम तो स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं ट्रिपल आईटी स्लो में बढ़ने के लिए भाजपा सबसे बड़ी विरोधी थी कि स्लो में नहीं बढ़ने देंगे, और 150 करोड़ रुपए से बनी है। पंडोका का इंडस्ट्रियल एरिया 150 करोड़ रुपए से बना है। आनंद शर्मा जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मशाला कांगड़ा सीट से, उन्होंने ये 150 करोड़ हमें दिया था, वो उससे बन रहा है। तो जब तक अब हम ये कॉन्स्टिट्यूंसी या ये एरिया जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के बच्चों के लिए बना रहे हैं, उनके बच्चों के लिए बना रहे हैं कि हर सुविधा उनके घर आंगन में हो। नौकरियां दे रहे हैं, नौकरियां हमने अभी भी दी, पानी विभाग में बहुत लोग लगे, दूसरे में लगे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि सरकार लड़खड़ा गई, उनको लगा मेरा बच्चा तो रह गया कि जी पता नहीं क्या हो गया। उनको मैं कहना चाहता हूं लड़खड़ाने का कोई मतलब नहीं है। पूरे जो है 5 साल ये सरकार चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। और जो लोग सोच रहे हैं मेरा रह गया, उनके दिलो दिमाग से ज्यादा मेरे जहन में होता कि उसका बच्चा लगना है। अनुराग ठाकुर इस आपके मुताबिक लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे इस बार? ऐसा है कि जनता फैसला करेगी, फैसला तो जनता को करना है, और वो अपनी बातें जनता के दरबार में रखेंगे। हमने जो करना है, मैं आपको बताऊं कि हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। किसी कर्मचारी को हिमाचल में पेंशन नहीं मिलती थी। जब बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हम पेंशन नहीं देंगे, और मैं नेता प्रतिपक्ष था, हमने घोषणा की कि हम पेंशन देंगे, उन्होंने कहा कहां से देंगे? हमने कहा सरकार हमारी लाओ, हम पेंशन देंगे। और अब हमने जो है 1,36,000 कर्मचारी को पेंशन का अधिकार दिया। अब आगे ईमानदारी रखना तो उस कर्मचारी का काम है, उसके परिवार का काम है, जिसको हमने जीवन का सहारा दे दिया, अंतिम समय तक का सहारा दे दिया कि जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो पेंशन हमने दी। यहाँ पे कई लोग हैं जिसको 4,000 पेंशन लगी थी, पेंशन का नियम बदला, उसको 40,000 लग गई। एक सज्जन मुझे मिले, कहते वो तो रहते थे इसमें अनाथ आश्रम में, लेकिन जैसे ही पेंशन लगी 50,000 बच्चे लेने आ गए, बाबा जी आप तो घर आओ, आपके साथ तो बड़ा गलत हो रहा, आप यहाँ कहाँ रह रहे हो? तो 1,36,000 लोगों के परिवार भी होंगे, उनको पेंशन का अधिकार मिला। फिर दूसरा था महिलाओं को 1,500 रुपए देने का। हमने कहा था महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे, लेकिन बीच में त्रासदी आ गई। बीच में जो है ऐसा माहौल प्रदेश में बन गया कि कुछ एरियाज बह गए, लोगों के घर टूट गए, 4500 करोड़ हमें उसमें देना पड़ गया। लेकिन हम वचनबद्ध हमेशा से थे कि हमें महिलाओं को 1,500 रुपए देना। जिस दिन हमने अधिसूचना जारी की कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए देने, उसी दिन बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और जयराम जी अपनी पूरी टीम के साथ इलेक्शन कमीशन चले गए कि महिलाओं को 1,500 रुपए देने से रोका जाए। ये इनका असली चेहरा सामने आ गया। और फिर हम गए इलेक्शन कमीशन के पास कि हमें जो है इनको पैसा देना है, ये ऑनगोइंग स्कीम है। लाहौल स्पीति की हर महिला को 1,500 रुपया मिल चुका है, स्कीम शुरू हो चुकी है, पूरे प्रदेश में लॉन्च हो चुकी है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है ये हमारी ऑनगोइंग स्कीम है, हमें पैसा डालने दो। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन नहीं अलाउ करेगा तो मई में ना हुई तो जून में बढ़ जाएगी। पैसा तो हमने देना था, हमने अपनी बहनों को, अपनी माताओं को जो कहा है 1,500 का इंतजाम पूरा, हमारा काम तो पूरा हो गया। हमने अधिसूचना जारी कर दी, हमने फैसला ले लिया, इंतजाम भी है, पैसे का इंतजाम भी पूरा। ऐसा है, दिल साफ होना चाहिए, इंतजाम सब हो जाते हैं, इंतजाम सब हो जाते हैं, दिल साफ होना चाहिए। हमने महिलाओं को 1,500 देना है तो हमने देना है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा हमने अनाथ नहीं छोड़ा जिसके दोनों माँ बाप नहीं है और उसको हमने
4,000 रुपया जो है पॉकेट मनी लगा दी, जिसका कोई नहीं, उसकी सरकार। 4,000 रुपया हमने देना शुरू कर दिया। कोई अपने ताए चाचे मामे पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चा, उसके लिए जो है पॉकेट मनी, उसका सारा एजुकेशन मुफ्त, ये हमने शुरू कर दिया। तो जो हम फैसले ले रहे हैं, ठीक है, पहला ही तो साल हुआ, अभी पहला ही साल हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। तो जो भी, अब जैसे इन्होंने 4 साल वाली अग्निवीर योजना शुरू कर दी, हम उसके पक्ष में नहीं है। हम कहते जो मिलिट्री में लगेगा वो पक्का लगेगा, मिलिट्री में जो भी जाएगा वो पक्का लगेगा। और हमारे जो नेशनल हमारा घोषणा पत्र है उसमें शामिल हो गया, महिलाओं को जो पैसा देना है वो नेशनल घोषणा पत्र में शामिल हो गया। तो इसलिए हमारा एजेंडा विकास का, कल्याण का, गरीब की सेवा का। और मैं आपके माध्यम से हम चुनाव आयोग को भी ये कहना चाहते हैं कि शक्तियां क्या सिर्फ हमारे ऊपर ही है। हमने आपको कहा कि हमने महिलाओं को पैसा डालना है, लाहौल स्पीति में पड़ चुका है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? क्या तटस्थता ये कहती है कि हर पार्टी को काम करने दिया जाए? हम कह रहे हैं, इतने आजकल मौसम देखो कितना साफ है, हम कह रहे हैं हमने सड़कें काली करनी है, सड़कें बनानी है, हमारे पास पैसा है, आप कह रहे नहीं, आप सड़कें नहीं बनाएंगे। चले हुए काम कोई रुकते हैं? बहुत लोगों की प्रमोशनें रुकी हुई हैं, बहुत लोगों की इंटरव्यूज रुके हुए हैं, लेकिन कोई दर्जनों एप्लीकेशनें हमने चुनाव आयोग को दी हैं, जवाब ही नहीं आता। लेकिन सरकार तो जो है पूरी तरह स्थिर सरकार है। हिमाचल के लोगों को, खासतौर पे ऊना जिला के लोगों को, और हमारे जो भी यहाँ पे साथी लोग आए, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, इत्मीनान से जो है साथ दो और कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालो, और जो भी इलाके को आगे ले जाने का काम है वो हमें मिल के आगे करना है। अग्निहोत्री जी, मैं अब राजनीति से हट करके प्रश्न पूछना चाहूँगा। जब मैं पिछली दफ़ा आपको मिला था तो कुछ आपके रवैया थोड़ा हंसमुख भी रहते थे, पर आज मैं मिला थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि जीवन साथी के आपका साथ ना होना आप इस समय कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं? राजनीति का भी इतना प्रेशर है और जीवन साथी भी साथ नहीं है। नहीं, देखिए, प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री मेरे परिवार का तो हिस्सा थी, इन सब का भी वो परिवार थी। और बाई चांस ये मीटिंग उस जगह हो रही है जहां मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में मेरी पत्नी ने यहाँ की महिलाओं के साथ करवा चौथ की मीटिंग की थी। यहाँ पे हज़ारों महिलाएं थी और यहाँ पे इन्होंने सुहाग की चूड़ियाँ पहनी, सबने बिंदियाँ लगाई, मेहंदी लगाई, नाच गाने किए, और बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे उस दिन हुआ। और मैं तो उस कार्यक्रम में आया नहीं था क्योंकि पुरुष वर्जित थे कि पुरुष नहीं आएंगे, सिर्फ महिलाएं कार्यक्रम करेंगे। मुझे बाद में उनके मृत्यु के बाद पता लगा, निधन के बाद मुझे बताया गया कि उन्होंने यहाँ मंच से कहा था कि मेरा मायका भी हरोली है, मेरा ससुराल भी हरोली है, और 32 साल से हमारा रिश्ता, जब से वो आई मेरे परिवार में, इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी, निधन होगा, मैं ऊपर से देखूंगी मुझे लकड़ी डालने कौन कौन आता है। और लाखों लोग आए उनके लिए, वो उनका रुतबा था। शायद वो दुनिया में इसीलिए आई थी कि मुकेश अग्निहोत्री को एक मामूली पत्रकार से इस ओहदे तक पहुंचाने में उनका कोई अपना निजी एजेंडा नहीं था। उन्होंने जो किया मेरे लिए किया, और एक जगह मुझे पहुंचा के जो है वो आराम से इस दुनिया से निकल गई। बहुत लोगों के वो साथ व्यक्तिगत तौर पे काम उनके करते थे। इसलिए मैंने कहा कि जब मैंने इस एरिया में अपनी पत्नी को खोया है, तो अब मेरा इलाके के साथ राजनीति समाप्त हो गई। अब हम एक परिवार हैं, अब हम एक परिवार हैं। मेरे से जो कुछ भी संभव हो पाएगा, मेरी बेटी है मेरे साथ अभी आई हुई है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको पार्लियामेंट का टिकट ऑफर हुआ। ये सवाल था मेरा। और हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने से असमर्थता जताई,
वो इसलिए जताई क्योंकि सिमी अग्निहोत्री के प्रति हमारा भी कोई समर्पण भाव है, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, जिसने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सब कुछ किया। अभी राख भी ठंडी नहीं हुई, अभी 50 दिन भी नहीं हुए थे और हम कहते कि हम पार्लियामेंट लड़ने चल पड़े, तो हमसे ज़्यादा बड़ा स्वार्थी कोई नहीं हो सकता। मैं हाईकमांड का आभारी हूँ, कांग्रेस हाईकमांड का, कि उन्होंने आस्था को इस योग्य समझा। लेकिन हमने पार्लियामेंट ना लड़ने का फैसला किया। पर अब मैं देख रहा हूँ कि आपकी बेटी आस्था अग्निहोत्री, जो लोग आपके घर पे भी आ रहे हैं या पब्लिकली थोड़ा विचरना शुरू हुए, कैसे देख रहे हैं? अपनी नहीं, बेटी में अपनी माँ का रूप देख पा रहे हैं, उसकी माँ का रूप देख पा रहे हैं? नहीं, अब ऐसा है कि उनको फिर गगरेट से विधानसभा लड़ने का प्रस्ताव हुआ, हमने उसको भी अपने जो है दोनों हाथ जोड़ के इनकार किया। नहीं तो आज के दिन में अभी राख भी ठंडी नहीं हुई होती, लोग टिकट की लड़ाई लड़ने पहुंच जाते हैं, दौड़ते हैं। तो मेरी जनता हमारे चरित्र को देख रही है, हमें देख रही है कि हम कौन लोग हैं और हमारे क्या मूल्य हैं, हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, और आस्था क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मैं इससे ज़्यादा सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो जनता यहाँ पे बैठी है, अपना प्यार जो है आस्था पे बना के रखना। और इसलिए अब कुशन तो बीच में कोई नहीं है, मैडम के जाने के बाद आस्था है, तो घर में जो आएगा उसको अटेंड तो करना ही है। तो मुझे लगता है कि हमारी जनता अगर कोई कमी रहेगी हमें माफ़ भी करेगी, हमारे लोग हमें माफ़ करेंगे, और जो हमारा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हो पाएगा, जो अपने इन लोगों के लिए हो पाएगा। अब हमारा सारा जो जीवन है वो एक समर्पित भाव से है, जो हमारे पास है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का है, इन लोगों का है। जो मेरे से संभव होगा, हमारे को कोई किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है कि हमें ये है कोई गरीब के काम आ सके, किसी बीमार के काम आ सके, किसी के शिक्षा में काम आ सके, हम उनके लिए समर्पित हैं। और इसीलिए इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया कि मैं प्रदेश के उन चंद राजनेताओं में हूँ जिसने कोई चुनाव नहीं हारा, जिसने कोई चुनाव नहीं। तो जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उस समय तो लोग कहते थे जैसे आया वैसे पैक कर देंगे, लेकिन आज 25 साल से ये जनता का ही प्यार है जी। तो उस प्यार के बूते आज अगर आप हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये 25 साल से मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। मेरे सहयोगी नवीन आपसे प्रश्न करना चाहेंगे। सर, आप जनता की अदालत में, जनता यहाँ पर मौजूद है, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से, जैसे अभी रिमांशु जी ने कहा है कि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार फिर से हम क्लीन स्वीप करेंगे लोकसभा में, तो क्या आने वाले समय में आप भाजपा को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं बन रही है, यही बड़ा उनको सदमा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? केंद्र में जो पहले कहते थे 400 पार, आजकल बोल नहीं रहे हैं कहीं पे भी 400 पार की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया 303 तो तब हुए थे जब सारी सीटें हर सूबे में जीत ली पर थी। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो टैक्स लगेंगे, जायदादों पर टैक्स लगेंगे, जायदादें किसी और धर्म के लोगों को देने शुरू हो जाएंगे, ऐसे मुद्दे आने लग पड़े अब तो। नहीं, देखो ऐसा है, मंदिर हम भी बना रहे हैं, मंदिर के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है, श्री राम जी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, भगवान में हम विश्वास करते हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो हम ना जाते हों। और अभी हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मंदिर बना रहे हैं, अभी हमने उसको करोड़ों रुपया दिया है, और यहाँ पे हम शीतला माता का मंदिर बना रहे हैं, अभी हमने उसको 3 करोड़ रुपया दिया है। दूसरे मंदिरों को किसी को 50 लाख 25 लाख, तो लगातार हमने यहाँ के मंदिरों को पैसा दिया है। लेकिन मंदिर जो है वोट मांगने का साधन नहीं हो सकते, मंदिर वोट मांगने का साधन नहीं हो सकते। मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, वो आप क्रिएट करके वोट लेते रहो, लेकिन वोट तो तभी, फायदा तो तभी है कि जब इनको यहाँ पे तहसीलदार मिल जाएगा, यहाँ थानेदार मिल जाएगा, यहाँ एसडीएम मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सीएन मिल जाएगा, और यहाँ इनका बच्चा नौकरी लग जाएगा। तो इसलिए हमारा एजेंडा, हमने 5 इलेक्शन लड़ लिए, हमने आज दिन तक एक भी बार जो है विकास, कल्याण और गरीब की सेवा से हटके एजेंडा नहीं दिया है। हम भी दे सकते हैं 3600 तरह के एजेंडे जो लोगों को सूट करेंगे, लेकिन एजेंडा वही है। तो इसलिए मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो है, भाजपा को भी समझ आ गया
जब मंडी में विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, समझ आ गया भाजपा को कि चुनाव क्या होता है। सोचा था कि मुंबई से कंगना को बुलाएंगे और जो है हम जीत अर्जित कर लेंगे। उनको ये अब समझ आ रहा है कि वीरभद्र सिंह की जड़ें उनसे कहीं ऊपर हैं। वीरभद्र सिंह 6 दफा मुख्यमंत्री रहे, 14 दफा एमएलए और एमपी रहे, 3-4 दफा वो एमपी खुद रहे, उनकी पत्नी एमपी रही, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ऑपोजिशन के लीडर रहे। और अब जब लोग बात करते हैं मेरा बेटा इसने लगाया, वीरभद्र सिंह ने लगाया था, मेरे यहाँ पे ये काम हुआ था, तो अब भाजपा कैलकुलेट करने लग पड़ी है कि हम कितना पीछे हैं। जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा तो हम तो कांग्रेस के सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि हमें किसी पे कीचड़ नहीं उछालना है, हमें विकास और कल्याण और गरीब की सेवा का एजेंडा करना है, वो हम करेंगे बिल्कुल। और ऐसे ही आपके सामने शिमला की सीट जो है, शिमला सीट पे हमने सुल्तानपुरी जी को उतारा है। उनके पिताजी 6 दफा एमपी रहे। लोगों को एकदम से फिर से याद आ गया कि कोई कृष्णदत्त सुल्तानपुरी थे जो 6 दफा एमपी रहे और उनका कारवां चल पड़ा। अब आनंद शर्मा जी वहाँ पे आए हैं कांगड़ा में, एक बहुत बड़ा बैनर है, 10 दफा 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, उपनेता रहे राज्यसभा के। एक बना बनाया नेता आपको मिल रहा है, जबकि दूसरे में तो आपको जाके यही बताना पड़ेगा हर जगह ये हैं भारदास साहब। आनंद शर्मा यहाँ पे खड़े होंगे, वहीं से लाइन लग जाएगी। तो इसलिए ये कैंडिडेचर का डिफरेंस है। बिल्कुल। जनता से कोई सवाल करना चाहता है नेताजी से? कोई है जो प्रश्न पूछना चाहेगा? कोई गल भी करना चाहे? कोई सवाल नहीं है अभी तो। हम प्रदेश के ऐसे राजनेता हैं जो कि सामने से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी पहले दे देते हैं। अरे जनता प्रेस सवाल जो है 1 जून पे हम पहले दे दें। और दूसरा, पूरी जिंदगी में हम किसी सवाल से डरे नहीं हैं। आप घर जाना तसल्ली से, फिर कभी आपको कोई सवाल याद आ जाए तो आ जाना। धन्यवाद। ठीक है अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। ये थे जनता की अदालत में हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जो इन्होंने अपना पक्ष रखा कि आप सब खुश हैं। देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी, इसी तरह जनता की अदालत हिमाचल प्रदेश में घूमती रहेगी और नेताजी अपनी पैरवी खुद करेंगे।